हाय गाइस। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक एनीमिया। एनीमिया के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आप सबको पता है एनीमिया हमारे इंडिया की इवन वर्ल्ड की एक कॉमन ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एक वास्ट कम्युनिटी, एक वास्ट पॉपुलेशन सफ़र करती है और ये प्रॉब्लम भी हर एज ग्रुप को अफेक्ट करती है। अगर हम लेमन लैंग्वेज की बात करें कि एनीमिया बेसिकली है क्या, अगर आप पूछोगे किसी से भी कि व्हाट इज़ एनीमिया, तो खून की कमी होना, शरीर में खून की कमी होना, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो आज हम एनीमिया के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, एनीमिया की डेफिनेशंस, एनीमिया के कॉजेस, टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें एनीमिया इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और एचबी which inhibits oxygen delivery to muscles, organs and other tissue. Introduction. Anemia is the most common blood disorder. Anemia is a condition in which the body does not have enough healthy RBC that provide oxygen to body tissues. और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ब्लड डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ आरबीसी और एचबी और रिड्यूस हिमेटोक्रिट। तो गाइस, हम बार बार बात कर रहे हैं कि एनीमिया में एचबी कम हो जाता है, एनीमिया में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो आरबीसी बेसिकली क्या है, एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। एचबी जो हम बोल रहे हैं उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एंड आरबीसी क्या है, आरबीसी जो जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। अब हमारे बेसिकली एनीमिया में आरबीसी का क्या रोल है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो हमारे आरबीसी होते हैं, मींस रेड ब्लड सेल, वो क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, ये एक आयरन रिच प्रोटीन है। ये क्या करता है, आरबीसी क्या करती है, बेसिकली ब्लड में ये ऑक्सीजन, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये ऑक्सीजन जो है सप्लाई करती है। अब सपोज बॉडी में अगर आरबीसी कम हो जाए, बॉडी में अगर एचबी कम हो जाए, तो क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, साइनोसिस होने के चांसेस होंगे, पेशेंट में डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। अब एनीमिया की कंडीशन कब आती है, जब आरबीसी लो हो जाता है। अब हम बात करें एक नॉर्मल मैन और वुमेन में, जब हमारा एचबी, इट मीन्स हीमोग्लोबिन, अगर मैन में लेस देन 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है तो इट मीन्स एनीमिया की कंडीशन शुरू हो जाती है। एंड वुमेन में इफ़ लेस देन 12 तो उसको भी हम एनीमिक बोलेंगे। अब ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ये हमारे आरबीसीज हैं जो सेल हैं, लाइक ये हमारा रेड ब्लड सेल है। अब हर आरबीसी जो है उसके अंदर इट कंटेन सेवरल 100 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो गाइस, समझ में आया कि बेसिकली हमें मतलब रट्टा नहीं मारना, हमें उस चीज़ को समझना है कि हमारा जो ब्लड है जिसमें हमारा आरबीसी होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, वो एक प्रोटीन कैरी करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक, जिससे जो है डिफरेंट ऑर्गन अपना रोल प्ले कर सकें। तो ये था हमारा मेन एनीमिया को समझना। अब हम बात करते हैं एनीमिया की क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया, हमने सिंपल उस चीज़ को समझना है कि हमारे बॉडी में, पॉपुलेशन में क्या क्या, किस किस वजह से एनीमिया हो सकता है और कितने तरह का एनीमिया बेसिकली होता है। एनीमिया ड्यू टू विटामिन बी डेफिशिएंसी। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जिनके अपने काम होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होता है, आयरन्स होता है। तो
अगर बॉडी में कुछ सर्टेन विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो भी एनीमिया कॉज करती है। तो फर्स्ट इज एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 deficiency. Second, anemia due to folic acid deficiency. Anemia due to iron deficiency. Next है hemolytic anemia. Next है idiopathic aplastic anemia. Next is sickle cell anemia. Next is pernicious anemia, megaloblastic anemia and the thalassemia. So these all are the types of anemia जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इनमें से जो हमारे इंडिया में जो हमारे सबसे मोस्ट कॉमन जो एनीमिया है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन सफ़र करती है। एंड वन मोर थिंग गाइस, एनीमिया शुड बी टेकन सीरियसली मोर देन टायर्डनेस। ये नहीं कि हाँ अगर कोई बोलेगा कि हाँ एनीमिया है या इसका HB कम है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें जो है थकावट होगी, टायर्डनेस होगी, मतलब फैटिग होगी, मलेज होगा। नो, इट्स अ सीरियस कंडीशन। अगर HB लेवल बिल्कुल बिलो जो है 3 और 4 ग्राम से अगर नीचे आ जाता है तो दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड दैट कैन लीड टू ऑर्गन फेलियर और दैट कैन लीड टू डेथ। नाउ अब हम जो है कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। कॉजेज, पार्ट्स ऑफ बॉडी हेल्प मेक RBC दैट इज़ डन इन द बोन मैरो। अब हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो होता है। बोन मैरो क्या चीज़ है? हमारे बोन मैरो बेसिकली द सॉफ्ट टिश्यू इन द सेंटर ऑफ बोन दैट हेल्प्स फॉर्म ऑल ब्लड सेल। हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स हैं उन बोन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू होता है और वो सॉफ्ट टिश्यू क्या करता है, वो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं लाइक RBC, WBC वो बनाने में हेल्प करता है। अ हेल्दी RBC लास्ट बिटवीन 90 to 120 डेज। बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। अब एक जो नॉर्मल RBC है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 90 to 120 डेज। अब बॉडी में एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड अरिथ्रोपोइटिन। इट इज मेड इन द किडनी एंड इट सिग्नल्स बोन मैरो टू मेक मोर RBC। अब किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है अरिथ्रोपोइटिन। वो अरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, वो सिग्नल भेजता है किसको, बोन मैरो को, टू मेक मोर RBC। Hemoglobin is the oxygen carrying protein inside the RBC and it gives RBC their color। अब हम बोलेंगे हमारे खून का रंग जो है वो लाल क्यों है, बेसिकली क्यों है वो लाल। हमारे RBC में हमने इधर पढ़ा था, RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और ये डिफरेंट जो है टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो इसी की वजह से जो है RBC जो है रेड कलर की होती है। द बॉडी नीड्स सर्टेन विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेक इनफ RBC। आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर 3 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब बॉडी में अगर मान लो RBC का अगर प्रोडक्शन होना है, अगर बोन मैरो जो है वो RBC बनाएगा तो उसके लिए बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की, कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। एंड इसमें से जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन। सो ये 3 जो विटामिन है, जो आयरन है, जो फॉलिक एसिड, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हेल्प करते हैं RBC को बनाने में। अगर किसी इंसान की डाइट पुअर है, मीन्स अगर वो सारे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, या किसी की सर्जरी हुई है लाइक जिसमें से स्टमक या इंटेस्टाइन का कोई पार्ट रिमूव कर देते हैं, तो उसमें भी ये वाले जो मिनरल्स हैं, जो आयरन है, जो विटामिन्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा गाइस, कि हमारा जो एनीमिया है बेसिकली क्या है, एनीमिया में HB ड्रॉप हो जाता है। एनीमिया में HB ड्रॉप होगा, RBC कम हो जाते हैं और बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी बॉडी में कम होने के चांसेस होंगे, टिश्यू परफ्यूजन जो है कम हो जाएगा। एंड ये हमारा किस वजह से होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स और कुछ क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से। अब हम मेन कॉज पढ़ेंगे, मेन कॉज ऑफ एनीमिया। फर्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी,
vitamin B12 deficiency, folate deficiency, certain medicines, destruction of RBC earlier than normal. So these all are the causes. Causes मतलब कोई चीज़ अगर बॉडी के अंदर है तो वो क्यों हो रही है, अगर हमारी बॉडी में HB का लेवल कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो ये सारे वो रीज़न है. क्रोनिक डिजीजेस, किडनी कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीज हैं जिसमें भी HB लेवल ड्रॉप होता है. नेक्स्ट है थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया. ये हमारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं, ब्लड डिसऑर्डर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. प्रेगनेंसी में भी चांसेस होते हैं एनीमिया के. क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा आयरन सप्लीमेंट चाहिए होता है बेबी की डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट है प्रॉब्लम विद बोन मैरो सच एज लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा और एप्लास्टिक एनीमिया. अगर बोन मैरो में ही अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक सर्टेन जो कैंसर की जो डिजीज़ होती हैं लाइक लिम्फोमा है या फिर ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है या फिर मल्टीपल माइलोमा है, तो जो ये सारी कंडीशंस भी एनीमिया को कॉज करती हैं. नेक्स्ट है स्लो ब्लड लॉस. ये किस में होता है? हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड और स्टमक अल्सर में. नेक्स्ट है सडन हैवी ब्लड लॉस, या फिर मान लो मतलब RTA हुआ है, हैवी इंजरी हुई है कोई भी और जिसमें जो है ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, तो उन कंडीशंस में भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री. अगर मान लो फैमिली हिस्ट्री है, कोई एनीमिक है, किसी के फादर मदर मतलब एनीमिक है, कोई जेनेटिकली कोई मतलब हिस्ट्री है, तो उसमें आगे बच्चों में भी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है लाइफस्टाइल हैबिट्स. मीन्स हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है या फिर मतलब सर्टेन डाइट्स जिसमें हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं और जो HB के प्रोडक्शन में हेल्प करते, तो उसके वजह से भी एनीमिया हो सकता है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइस साइन एंड सिम्टम्स इन एनीमिया. अब सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है. अब हम इसमें सिस्टम वाइज की एनीमिया की वजह से एक पेशेंट में, एक कम्युनिटी में या एक किसी भी पर्सन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने उस चीज़ को समझना है. अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर कोई एनीमिक है पेशेंट, तो वो क्या प्रॉब्लम बताएगा? हेडेक, फेंटिंग, फैटिग और डिजीनेस. अब HB लेवल कम है, HB अगर कम होगा RBC कम होंगी. HB क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन नहीं होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? हेडेक होगा, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, पेशेंट टायर्ड होगा, पेशेंट को गिडीनेस होगा. तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. नेक्स्ट है आई में आप देखोगे जो स्क्लेरा होगी वो येलोइश कलर की होगी. नेक्स्ट है हमारा स्किन की अगर हम बात करें, स्किन कैसी होगी पेशेंट की? पेल और कोल्ड एंड क्लैमी स्किन. आप देखोगे पेशेंट के जो हाथ पांव है वो ठंडे रहेंगे और पेशेंट का जो स्किन का कलर है दैट विल बी येलो. नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट की अगर हम बात करें, सपोज अगर पेशेंट का HB बिल्कुल ही पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, पेशेंट का HB बहुत कम है लाइक 3 ग्राम 4 ग्राम, तो क्या होगा? हार्ट क्या करता है? हार्ट एक पंपिंग मशीन है बॉडी के अंदर, वो सारे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है. तो अगर HB कम है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर एक तरह से ओवरलोड हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है. नेक्स्ट है पेशेंट का BP लो हो सकता है, पेशेंट की हार्ट रेट जो है वो फास्ट में टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, पेशेंट के अंदर पैल्पिटेशंस होंगी. नेक्स्ट है स्प्लीन में क्या होगा? स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है मस्कुलर की बात करें तो पेशेंट के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, पेशेंट जो है वीकनेस फील करेगा. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी की बात करें तो क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को जो है सांस छोटे है, पेशेंट जल्दी थकेगा, उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए वो जल्दी सांस लेगा, तो जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा. नेक्स्ट है इंटेस्टाइन में पेशेंट के जो स्टूल का कलर है वो चेंज हो जाएगा. सो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स इन अ एनीमिक पेशेंट. नाउ
अब हम मेन अगर बात करें तो पेशेंट, अगर कोई एनीमिया पेशेंट है तो उसमें अगर आप मेन 8-9 चीज़ें अगर आप याद रखें तो क्या क्या होगे। पेशेंट क्या बोलेगा, उसको फैटीग है, पेशेंट जल्दी थक रहा है, पेशेंट को हेडेक होगा, पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन कर सकता है, पेशेंट की स्किन कैसी होगी, येलो, पेशेंट के हैंड्स और फीट कैसे होंगे, कोल्ड, पेशेंट की हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, पेशेंट इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स पेशेंट को नींद नहीं आएगी, पेशेंट को लेग क्रैम्प्स होंगे, पेशेंट जो है डिजीनेस फील करेगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे। तो ये हमारे मेन एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स है। अगर कोई पेशेंट एनीमिया का आपके पास आ रहा है तो आपको ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये पेशेंट के अंदर असेस करने हैं। नेक्स्ट हम बात करें गाइस WHO ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एनीमिया को एक ग्रेडिंग दिया है कि हम अगर मान लो HB इतने से इतना है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं। बेसिकली जो हमारे जो पॉपुलेशन है, एक मैन और वुमेन जो हैं, तो उसमें कितना HB होना चाहिए। एक वुमेन में 12 to 16 इज़ द नॉर्मल रेंज। In a man, the normal value is 14 to 18 gram per deciliter. HB is the hemoglobin. Next, mild. Mild mean mild anemia. आप किसको बोलेंगे mild anemia? Means if HB is 10, then patient is categorized in mild anemia. Next is moderate. if अगर पेशेंट का HB 8 से 10 ग्राम के बीच में है तो it means it is moderate anemia. Next is severe anemia. अगर पेशेंट का HB 6.5 से 8 के बीच में है तो पेशेंट किस में आ जाएगा, सीवियर एनीमिया में। एंड अगर 6 ग्राम से भी अगर नीचे है तो ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एंड कई बार हम देखते हैं कि 3 ग्राम और 4 ग्राम से भी नीचे जो है पेशेंट मतलब एनीमिया के साथ आते हैं, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा केयरफुल रहना है, हमें पेशेंट को बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करना है। दैट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट माइट लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। नाउ अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। हमने पीछे भी टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़े थे गाइस, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कुछ हैं बेस ऑफ कॉज, मतलब हम किन किन कॉज की वजह से हम एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स, मॉर्फोलॉजी बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द RBC, तो उनके बेसिस पे भी हम एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं। ये इट जस्ट अ सिंपल, आपको सिर्फ समझना है चीज़ों को। कॉज लाइक अगर मान लो जैसे RBC है, हमारा जो HB है, हमारी RBC है, वो मेन है एनीमिया में। अब कोई चीज़ है कॉज, 3 चीज़ें होंगी मेन, या तो हमारी बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तब एनीमिया होगा, या फिर जो ब्लड सेल हैं वो उनका प्रोडक्शन जो है इनएडिक्वेट है, या फिर वो प्रोडक्शन तो है लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेसिव है। समझ में आया गाइस? 3 चीज़ें हैं मेन। सेकेंड, फर्स्ट इज ब्लड लॉस, सेकेंड कोई चीज़ प्रोडक्शन है उसका कम है, थर्ड प्रोडक्शन तो है लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इन 3 चीज़ों के बेस पे हम एनीमिया को जो है क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेस पे अगर हम एनीमिया को क्लासिफाई करें तो फर्स्ट इज नॉर्मोसाइटिक, सेकंड इज माइक्रोसाइटिक एंड थर्ड इज मैक्रोसाइटिक। ये हम पढ़ेंगे अभी। इन अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो मीन लार्ज, नॉर्मल मीन नॉर्मल एंड माइक्रो मीन स्मॉल। हमारे जो एनीमिया है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे ये MCV, MCHC, MCV, ये आप यहाँ पे नई टर्म्स देखेंगे। एक बार इन क्लासिफिकेशन से पहले हम यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। MCHC क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ ग्रुप ऑफ RBC। अब HB हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। RBC क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल का एक जो ग्रुप है उसमें HB का कितना अमाउंट है, एवरेज अमाउंट है, वो कौन कैलकुलेट करता है, वो क्या डिटेक्ट करता है, MCHC। नेक्स्ट है MCV। तो गाइज इस पे ध्यान देना, MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये
क्या है बेसिकली? इट्स अ ब्लड टेस्ट मेजर द एवरेज साइज ऑफ आरबीसी। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई एनीमिया का पेशेंट आता है, हम जब भी ब्लड सैंपल भेजते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एमसीवी इज़ द मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन्स आपकी जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल है, उनका जो एवरेज साइज है वो कितना है, वो ये मेजर करती है। तो नॉर्मल क्या है? 80 to 100। अब डिपेंड करेगा, अगर एमसीवी की वैल्यू इससे कम है तो मीन्स वो आपका आ जाएगा माइक्रोसाइटिक। अगर एमसीवी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो आ जाएगा आपका मैक्रोसाइटिक। और अगर आपका जो है एमसीवी की वैल्यू अगर वो इक्वल है, जो नॉर्मल रेंज में है, तो दैट इज़ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अब हम इस पे आते हैं। अब ये समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मीन्स एमसीवी की जो वैल्यू है दैट इज इन बिटवीन 80 to 100, मीन 100 से लेस है, 80 से अबव है। तो इसमें क्या होगा, ये बेसिकली किस में होता है? इसमें आपकी जो एमसीएचसी वैल्यू है वो भी नॉर्मल होगी और एमसीवी जो वैल्यू है वो भी नॉर्मल होगी। लेकिन ये किस में होगा? जिसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, या फिर कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज़ है, या फिर हिमोलाइसिस, मीन्स आपका जो एचबी का ब्रेकडाउन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उन केसेस में आपको क्या मिलेगा? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया मीन्स आपका जो एमसीवी वैल्यू है दैट इज लेस देन 80। तो इसमें जो एमसीएचसी और एमसीवी दोनों ही वैल्यू लो होंगी। ये किस में मिलेगा आपका? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और थैलीसीमिया में। नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मीन्स इसमें जो आपकी एमसीवी वैल्यू होगी वो आपकी 100 से ज़्यादा होगी। और ये किस में मिलेगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड और हाइपोथायराइडिज्म डिजीजेस में, या फिर जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें, या फिर लीवर डिजीजेस में लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर या क्रॉनिक लीवर डिजीज, उन केसेस में आपको ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि एमसीवी जो लेवल है उसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है। सपोज अगर हमारी बॉडी में एमसीवी लेवल मींस मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम अगर ये लो है तो क्या होगा? ये क्या कॉज करेगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब आरबीसी क्या है? उनका एक नॉर्मल साइज है, उनके एक नॉर्मल वॉल्यूम है। तो इसमें क्या होगा? माइक्रोसाइटिक में इसमें आरबीसी का जो साइज है वो स्मॉलर होगा देन यूजुअल। तो ये क्या कॉज कर देगा? आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब जिन पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा उसमें चांसेस होते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया के, एंड इट अकर्स बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, डाइट रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, वेट लॉस, सर्जरी, एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो इन सब केसेस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। और इसमें जो पिक्चर आएगी, जो पीबीएस की जो पिक्चर आएगी आपके पास, वो आएगी माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी जो है आपको यही जो है पिक्चर देखने को मिलेगी, बिकॉज प्रेगनेंसी में बॉडी नीड मोर आयरन टू सपोर्ट फीटल डेवलपमेंट। अब है नेक्स्ट, इफ एमसीवी लेवल हाई। एमसीवी लेवल अगर हाई है बॉडी में तो इट विल कॉज मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मीन्स एमसीवी वैल्यू विल बी मोर देन 100। तो ये किस में होगा? मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगैलोब्लास्टिक मीन्स जो एमसीवी का जो साइज है, जो रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो बड़ा होगा। और ये किस में? ये जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, उन केसेस में जो पिक्चर आएगी दैट विल बी मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी ये किन पेशेंट में होगा? जो वेगान डाइट पे होते हैं, बेसिकली जो वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं, या फिर अल्कोहल इनटेक जिनका रहता है, या फिर टेपवॉर्म इन्फेक्शन होगा, या फिर जो पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट मेडिकेशंस पे होते हैं, उन केसेस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एमसीवी लेवल। तो इधर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है गाइज आपके साथ कि एमसीवी क्या है,
एमसीवी का बॉडी के अंदर क्या रोल है, और अगर बॉडी में एमसीवी अगर कम है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, अगर एमसीवी ज़्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। हमें मेन मतलब रट्टा नहीं मारना, उस चीज़ को समझना है कि बॉडी में सपोज एनीमिया है तो एनीमिया में एचबी की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है और एमसीवी की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। अगर एमसीवी वैल्यू कम है तो हमारे दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि इट इज़ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर एमसीवी की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो दैट इज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो वो मतलब दिमाग में पिक्चर आएगी कि आरबीसी के साइज़ यहाँ पर छोटे हैं, यहाँ पर आरबीसी के साइज़ बड़े हैं। एंड अगर माइक्रोसाइटिक है मतलब आरबीसी के साइज यूजुअल से स्मॉल हैं, तो वो किन केसेस में हो सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, या फिर ब्लड लॉस जहाँ ज़्यादा हुआ है, या फिर जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, या फिर प्रेगनेंसी में। और अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी के जो साइज हैं वो यूजुअल से बड़े हैं, तो वो किन में होगा, मेगालोब्लास्टिक। और वो किस रीज़न से, जिन पेशेंट में विटामिन B12 या फोलेट लेवल की डेफिशिएंसी होती है। एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी वो किस वजह से होगी, जो वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हैं, या फिर अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, या फिर कोई टेपवर्म इन्फेक्शन है, या फिर जो पेशेंट कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं। सो ये थे हमारी एनीमिया की क्लासिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस बेसिकली क्या है, डायग्नोसिस मीन्स अगर कोई पेशेंट आया, हम सबसे पहले क्या क्या पेशेंट में टेस्ट करते हैं, हम एनीमिया को डायग्नोस कैसे करेंगे। हम सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट के ब्लड सैंपल भेजते हैं। पेशेंट के ब्लड सैंपल में हम क्या क्या चेक करेंगे, एचबी लेवल चेक करेंगे, हिमेटोक्रिट लेवल चेक करेंगे, एमसीवी लेवल चेक करेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट, फेरिटिन लेवल, आरबीसी लेवल। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली हम पेशेंट के ब्लड सैंपल में हम चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ नॉर्मल वैल्यू एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे आते हैं आरबीसी लेवल। एक नॉर्मल पर्सन में आरबीसी जो एक नॉर्मल वैल्यू है, मैन में 5 to 6 मिलियन है, वुमेन में 4 to 5 मिलियन है। अगर हम एचबी की बात करें, मैन में 14 to 17 है, वुमेन में 12 to 15। मतलब एक लड़की में 12 से 15 ग्राम के बीच में खून होना चाहिए, एक लड़के में 14 से 17 ग्राम के बीच में खून होना चाहिए। हिमेटोक्रिट मैन में 41% से 50% एंड वुमेन में 36 से 44% हिमेटोक्रिट जो है काउंट होना चाहिए। नेक्स्ट है एमसीवी। एमसीवी यूजुअली 80 से 95 के बीच में होना चाहिए। अभी हमने पीछे पढ़ा था, मीन्स अगर कम है तो दैट विल लीड टू माइक्रोसाइटिक, अगर ज़्यादा है तो दैट विल लीड टू मैक्रोसाइटिक पिक्चर ऑफ एनीमिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लड टेस्ट रिलेटेड टू एनीमिया। नेक्स्ट है बोन मैरो टेस्ट। अगर हमने सीबीसी भेज दिया, उसमें हमने सारी जो है वैल्यूज़ पता कर ली। नेक्स्ट है बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो हमने पीछे पढ़ा था गाइस। बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू है बोन के अंदर जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और अगर हमारे आरबीसी कम है, एचबी कम है, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो टेस्ट करेंगे, जो हम दो तरह से करते हैं। वन इज़ एस्पिरेशन, वन इज़ बायोप्सी। बोन मैरो एस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, हम बोन मैरो से स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं और उसको हम टेस्ट के लिए भेज देते हैं। एंड सेकेंड बायोप्सी मीन्स हम बोन मैरो टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और फिर हम उसको जाँच के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी हम एनीमिक पेशेंट में करवाते हैं कि कभी कोलोन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई अल्सर तो नहीं है, कोई कोलोन का ट्यूमर तो नहीं है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी हम चेक करते हैं कि इसोफेगस में या स्टमक में या इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में ब्लीडिंग तो नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल। सो ये हमारे सारे क्या थे, डायग्नोस मीन्स हमें क्या क्या जांचें पेशेंट के अंदर करवानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट में क्या आता है गाइस, हमारा ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट में कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया है। अगर हम बात करें ए प्लास्टिक एनीमिया की, ए प्लास्टिक एनीमिया बेसिकली क्या है, इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज दैट इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो हमने पीछे टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़े थे, उसमें एक आया था हमारा ए प्लास्टिक। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब बाय बर्थ होता है। इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है
वो ही हमारे जो रेड ब्लड सेल, जो वाइट ब्लड सेल है, उनके प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करती। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो डॉक्टर जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, और लास्ट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया ये एक ऐसी कंडीशन है दैट डिस्ट्रॉय आरबीसी फास्टर देन दे आर प्रोड्यूस। नॉर्मल एक आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो हमने पढ़ा था गाइस कि 90 से 120 डेज का होता है, लेकिन अगर उससे पहले ही अगर आरबीसी का मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। एंड कुछ मेडिसिन होती हैं जो इसमें ट्रीटमेंट, मतलब डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है सपोर्ट करती है और जो ये हीमोलाइटिक एनीमिया को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड लॉस। अगर मान लो अगर एनीमिया किसी ब्लड लॉस की वजह से होता है तो हम उसमें देखेंगे कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो भी हम एनीमिया को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया गाइस, इसमें क्या है, ये कई रीज़न से हो सकता है। या तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, मीन्स यूजुअल जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो ज़्यादा है, या फिर कोलोन का कोई कैंसर है, या फिर कहीं पे बॉडी में अल्सर है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से HB लेवल कम हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट देते हैं या फिर आयरन इंजेक्शन देते हैं, या जो है पेशेंट को हम गाइड करते हैं आयरन रिच डाइट लेने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, बेसिकली हमने हमारी आरबीसी पढ़ी थी। आरबीसी नॉर्मल हमारी राउंड शेप की होती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में जैसे ये मून एक क्रीसेंट शेप में होता है ना, तो इसी तरह से सिक्कल मीन दराती, इस तरह शेप की जो हमारी आरबीसी हैं वो सिकल सेल एनीमिया में दिखाई देती हैं। एंड इसमें क्या होगा, डिफेक्टिव HB एंड क्रिसेंट शेप्ड आरबीसी दैट डाई प्रीमेच्योरली। मीन्स जो हमारी आरबीसी हैं वो कैसी होंगी, डिफेक्टिव साइज की होंगी, मीन्स उनकी शेप ऐसी होगी जिसकी वजह से वो इजीली जो है मतलब जो उनका लाइफ स्पैन है उससे पहले ही वो ब्रेक हो जाएंगी। तो इन केसेस में सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट हैं बेसिकली उनमें पेन ज़्यादा होगा, तो हमें उसमें पेन किलर देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं, और अगर पेशेंट में टिश्यू परफ्यूजन SpO2 कम है तो हमें उसमें ऑक्सीजन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। जिन पेशेंट में हमने पीछे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए थे, अगर पेशेंट के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर फोलेट लेवल की डेफिशिएंसी है तो हम उसमें विटामिन B12 के सप्लीमेंट देते हैं। लाइक इंजेक्शन न्यूरोबियोन आता है, इंजेक्शन मीकोबाल आता है, तो हम ये जो है विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, जिसमें हम टैबलेट फॉलिक एसिड जो है वो देते हैं, कैप्सूलोट्रिन है। तो ये सारे जो है विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हमारी थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या है गाइस, इट्स अ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर दैट डिक्रीजेज द बॉडी HB प्रोडक्शन। ये भी हमारी एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है HB प्रोडक्शन यूजुअली कम होता है, ये बॉडी में HB प्रोडक्शन को कम कर देता है। एंड इसमें भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है रेपिटेडली, एंड लास्ट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट इन एनीमिया। अब हम बात करें नेक्स्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स इन एनीमिया। आपके पास कोई एनीमिया का पेशेंट आया है, आप उसको क्या गाइड करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। सपोज अगर पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी आया है तो आयरन डेफिशिएंसी वालों को आप गाइड करेंगे पेशेंट को डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रेड मीट, एग, सोया प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, ब्रोकली और फिश। ये सारे जो डाइट हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आयरन को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शंस में ये हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी डाइट। इसमें आप पेशेंट को गाइड करेंगे मिल्क, फिश, ग्रीक योगर्ट, लीवर, एग्स इनटेक बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से जो है विटामिन B12 का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारा फोलेट लेवल डाइट। फोलेट, अगर फोलिक एसिड की कमी है बॉडी के अंदर तो उसमें आप पेशेंट को बोलेंगे सिट्रस फ्रूट्स और जूस लेने के लिए, लीफी ग्रीन वेजिटेबल लेने के लिए, बीन्स
कंज्यूम करने के लिए, पीनट्स लेने के लिए एंड होल ग्रेन्स। ये सब चीज़ें जो है फोलेट लेवल को इंक्रीज करेंगी बॉडी के अंदर। तो अभी तक आपने पढ़ा डाइटरी सप्लीमेंट इन एनीमिया। तो नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि हमें एनीमिया के अंदर क्या क्या खाना चाहिए, तो आई होप गाइस आप उन सबको गाइड करेंगे कि पेशेंट को क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए। सो अगर पेशेंट आपके पास आया है एनीमिया के लिए, मेन पॉइंट्स क्या हैं? आप पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में आप बैठने के लिए बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है पेशेंट को वो देंगे, पेशेंट को डाइट के लिए आप काउंसल करेंगे, दैट विल बी रिच इन आयरन, प्रोटीन एंड विटामिन। पेशेंट को ओरल आयरन सप्लीमेंट देंगे अगर प्रिस्क्राइब किया है तो। अगर आईवी और आईएम एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है आयरन सप्लीमेंट्स की तो वो भी दे सकते हैं, जिसमें आयरन सुक्रोज आता है, हमारा एफसीएम आता है, न्यूरोबियोन आते हैं। तो ये कुछ इंजेक्शन हैं जो हम पेशेंट्स में देते हैं। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर पेशेंट का एचबी अगर बहुत ही कम है तो कुछ पेशेंट हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इवन थैलेसीमिया वाले पेशेंट भी हैं तो उनमें भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस और द नर्सिंग मैनेजमेंट। अब कोई पेशेंट आपके पास आया तो हमारे क्या क्या डायग्नोज बनेंगे? आपने देखा था पेशेंट के अंदर साइनस सिम्टम्स हैं, तो उन साइनस सिम्टम्स के बेस पे ही हम अपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। सबसे पहले कोई चीज़ है तो वो किससे रिलेट है और एज एविडेंस बाय, मतलब आपको कैसे लगा कि वो चीज़ पेशेंट के अंदर है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू लो एचबी लेवल। पेशेंट की एक्टिविटी मीन्स पेशेंट अपना नॉर्मल जो एक्टिविटी करता है वो नहीं कर पाएगा, उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो कम होगी। वो क्यों होगी? रिलेटेड टू लो एचबी लेवल। एंड एज एविडेंस बाय, वो आपको कैसे पता चलेगा? पेशेंट के अंदर वीकनेस होगी, फैटीग होगी एंड मलेज होगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, मैं जल्दी थक जाता हूँ या थक जाती हूँ और मेरे सारे शरीर में दर्द कर रहा है। तो आपका गोल क्या होगा? इम्प्रूव द एक्टिविटी इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है आपका इंटरवेंशन। आप क्या क्या करेंगे? आप पेशेंट को असेस करेंगे, पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, पेशेंट का जो है बैलेंस बनाएंगे। मीन्स आपको इतनी एक्टिविटी करनी है, इतना आपको रेस्ट करना है, पेशेंट को आप इन चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। पेशेंट का जो है वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, पेशेंट के जो सीबीसी जो लैब वैल्यूज़ हैं वो आप कलेक्ट करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि कई बार जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक एनीमिया होता है, उसमें जो है लगातार पेशेंट बेड रिडन होते हैं, तो उन केसेस में भी आपको जो है ध्यान रखना है कि पेशेंट कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ वो करता रहे। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आप ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। एंड आपने एक देखा होगा इंजेक्शन ईपीओ मीन्स एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की भी पेशेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जैसे एचआईवी पेशेंट्स होते हैं, किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, ये एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन है, ये क्या करेगा? ये आरबीसी बोन मैरो में आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो उन केसेस में हम इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटिन भी देते हैं जब इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इन अफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू लेस ब्लड वॉल्यूम एज एविडेंस बाय स्किन कलर। सो बिल्कुल ईजी है इस चीज़ को समझना कि अगर मान लो बॉडी के अंदर एचबी लेवल कम है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ मीन्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनअफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगा। और ये आप किससे पता लगा सकते हो? आप स्किन के कलर से आप पता लगा सकते हैं। तो आपका गोल क्या होगा गाइज? इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन। अब उसमें आप क्या करेंगे? पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, आप पेशेंट का SpO2 लेवल चेक करेंगे, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी आप देंगे पेशेंट को, और मेडिसिन्स मीन्स जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं, आयरन के इंजेक्शंस हैं, जो भी प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन पेशेंट को वो आप एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू inadequate intake of essential nutrients as evidenced by skin integrity, pale skin, feeling cold, hair loss, brittle nail और headache। ये बिल्कुल ईजी है, इसको बिल्कुल रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर मान लो पेशेंट में न्यूट्रिशन मीन्स आयरन डेफिशिएंसी है, पेशेंट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो हमारा नर्सिंग डायग्नोज ईजी है बिल्कुल। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन
बॉडी रिक्वायरमेंट। किससे रिलेट होगा? इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एंड हमारे पास एविडेंस क्या होगा? हम पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी हम चेक करेंगे, पेशेंट की स्किन पेल होगी, पेशेंट की कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी, पेशेंट में हेयर लॉस ज़्यादा होगा, पेशेंट के ब्रिटल नेल होंगे और पेशेंट जो है हेडेक की कंप्लेन करेगा। सो ये हमारा नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोज है। हमारा गोल क्या होगा? पेशेंट के न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना। और उसके लिए हम क्या इंटरवेंशन करेंगे? पेशेंट को हेल्दी डाइट के लिए गाइड करेंगे। हम लैब वैल्यूज़ चेक करेंगे। लैब वैल्यूज़ में हम क्या देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, whether it is vitamin B12 or the iron deficiency, avoid alcoholic beverage और dietary education। so इन सब चीज़ों के लिए हम पेशेंट को गाइड करेंगे। एक और चीज़ इसमें आती है मेन कि हम नर्सिंग डायग्नोज हम तभी बना सकते हैं जब हमारी जो है नर्सिंग असेसमेंट अच्छी होगी। नर्सिंग असेसमेंट में मान लो पेशेंट है तो आप जो है क्या क्या असेसमेंट करेंगे पेशेंट में? पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो आपको प्रॉपर लेनी है। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो। आप पेशेंट के आइज क्लैरा देखेंगे, आप पेशेंट की स्किन देखेंगे, आप पेशेंट का जो है स्किन की इंटीग्रिटी देखेंगे, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। हेल्थ हिस्ट्री में मीन्स कोई हेरिडिटरी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जेनेटिकली हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब चीज़ें आप चेक करेंगे। कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को, पेशेंट कोई कैंसर की मेडिसिन पे तो नहीं है, पेशेंट जो है अल्कोहल इंटेक तो नहीं है पेशेंट में, जैसे कुछ क्रॉनिक लीवर डिजीज़ होते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर होते हैं, तो जो पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उन केसेस में भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। पेशेंट कुछ जो पेशेंट्स हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, कुछ बहुत चूजी होते हैं, वो कुछ सर्टेन डाइट्स ही प्रेफर करते हैं जिसकी वजह से भी पेशेंट जो एनीमिया से सफ़र करता है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस एक्यूट पेन रिलेटेड टू सिकलिंग ऑफ ब्लड सेल occluding blood vessels, lack of perfusion and oxygenation to extremities as evidenced by intense complaint of pain, reduced activity, restlessness and destructive behavior। ये बिल्कुल ईजी है, आपको यहाँ पे दिखने में ये इतना बड़ा लग रहा है नर्सिंग डायग्नोज, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे इट्स वेरी इजी। मीन पेशेंट में हमारा डायग्नोज क्या बना? एक्यूट पेन रिलेटेड टू व्हाट? सिकल सेल एनीमिया में आपने पढ़ा था कि जो आरबीसी हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड करती हैं। और अगर ब्लड वेसल में ऑक्लूजन आ गया तो क्या होगा? लैक ऑफ परफ्यूजन। और अगर किसी पार्ट को ऑक्सीजनेशन अच्छे से नहीं मिल रहा है तो उसमें पेशेंट क्या होगा? पेशेंट जो है पेन की कंप्लेन करेगा, पेशेंट में लेग क्रैम्प्स होंगे, पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ में पेन होगा, पेशेंट रेस्टलेस रहेगा और पेशेंट जो है डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर मतलब उसकी कंसंट्रेशन पावर कम होगी। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोज है। तो हमारा गोल क्या होगा? टू रिलीव पेन। अब हम इंटरवेंशन क्या होंगी हमारी? हम पेन को असेस करेंगे। आपने देखा होगा पेन मैनेजमेंट स्केल में आपने पढ़ा होगा कि जो है हम पेशेंट से स्केल पे पूछते हैं कि कितना पेन है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे। असेस फॉर एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, इसके लिए भी अगर सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में मैक्सिमम चांसेस होता है कि उसमें वो चेस्ट पेन का कंप्लेन करते हैं, पेशेंट को फीवर आ सकता है, पेशेंट को डिस्निया मतलब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। पेशेंट का हम पेन मेडिकेशन रेजिमेन देखेंगे, पेशेंट को जो भी एनाल्जेसिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो हम पेशेंट में देंगे। नेक्स्ट है पेशेंट, हमें स्पेशली ध्यान रखना है गाइस, जितने भी सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होते हैं हमें उनमें हाइड्रेशन का जो है पूरा ध्यान रखना है। पेशेंट अगर इनटेक अच्छा नहीं है तो हम उसमें आईवी दे सकते हैं, जो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है। पेशेंट को हमने एनकरेज करना है टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन